अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत आज अददी बरतरी साबित करने में कामयाब हो गई है। वोटिंग मशीन, समंदर पाकिस्तानियों के हवाले से वोट का हक देने समेत मुख्तलिफ बिल पेश किए गए जो मंजूर कर लिए गए, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट में मंजूर करदा कवानीन को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं अदालत जाएंगे और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम सड़कों पर जाकर एहतजाज करें। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि आज से ही अगला इलेक्शन नहीं मानते। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होता है तो आज से ही मैं अगला इलेक्शन तस्लीम नहीं करता। जबकि फजल रहमान साहब ने कहा है कि इमरान खान मुल्क की सियासत का गैर जरूरी अंसर हैं। पीटीआई पहले दिन से वेंटिलेटर पर थी, अब इख्तिताम के नज़दीक है, मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है। जबकि आज मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने भी कहा है कि वज़ीर आज़म ने आज कलभूषण को एनआरओ दे दिया है, क्योंकि उनके हवाले से भी एक बिल पेश किया गया था जिसे अपोजिशन का ये कहना है कि ये एनआरओ दिया गया है, नजरसानी का जो बिल है। और आज ताज हैदर साहब भी मौजूद थे क्योंकि मुश्तरका इजलास था, सेनेटर्स भी मौजूद थे, कौमी असम्बली के अरकान मौजूद थे। अपोजिशन के तकरीबन 14-15 अरकान जो हैं वो आज गैर हाजिर रहे, जिसमें नवीद कंवर साहब हैं, यूसुफ तालपुर, अख्तर मैंगल, अली वजीर समेत दीगर लोग थे जो आज नहीं आए। और ऐवान में मौजूद मुशीरों को भी गिना गया है। ताज हैदर साहब ने इल्ज़ाम आयद किया है। अच्छा, एक तरफ तो ये कुछ होता रहा, जबकि इजलास शुरू होने से पहले आमिर लियाकत साहब हैं, MNA हैं PTI के कराची से, उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया है। एक सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आप नाराज़ थे, किस तरह आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। इस पर बहुत बात हो रही है कि जी लाया गया से क्या मतलब है, किसने कहा? क्योंकि फजल रहमान साहब जिन कुव्वतों की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर आज का जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और हुकूमत जो बिल मंजूर कराने में कामयाब हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका भी रोल है। इस पर हम बात करें, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली, शाहनवाज जदून साहब। अस्सलाम वालेकुम जदून साहब। और इसके अलावा हमारे साथ तज्जियाकार शमा मुंशी साहिबा मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि पार्लियामेंट का आज जो मुश्तरका इजलास हुआ है तो हुकूमत आज अपनी अददी बरतरी साबित करने में तो कामयाब हो गई है। क्या इस तरह पार्लियामेंट चलती रहेगी? क्योंकि आज जिस तरह शमा मुंशी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगी कि आज का जो पार्लियामेंट का इजलास था, एक बार फिर मछली बाजार, मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो बिल रुके हुए थे, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि जी वोटिंग मशीन के हवाले से, समंदर पर पाकिस्तानियों को जो वोट का हक है, इस्लाहात के हवाले से या कलभूषण के हवाले से जो बिल थे वो मंजूर कराने हैं और वो आज हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? कलभूषण की एक्ट का ताल्लुक है तो ये हमारे लिए बहुत काबिल शर्म की बात है कि वो कल्प्रेट एलिमेंट, वो स्पाई एजेंसी के लिए इमरान खान साहब और PTI जो है नवाज शरीफ साहब के लिए जो है एक नारा बुलंद करती थी, गद्दार गद्दार गद्दार, मोदी का यार। तो वो जो है मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अपने लिए खुद साबित किया कि मोदी का वो यार हैं और वो जो है उसके लिए जो है इंडिया को सपोर्ट करें। और हमारे लिए सबसे ज्यादा, हम शायद इस चीज को इग्नोर कर देते, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जब इमरान खान साहब पावर में आए तो उन्होंने आते इंडिया को जो है सपोर्ट किया कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए। तो जब उनको उसमें आपने सपोर्ट किया पाकिस्तान के उस पे बिहाफ पे, तो फिर मेरे लिए अचंभे की बात नहीं कि आप कलभूषण के तमाम शवाहिद होने के बावजूद उनको जो है उनको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको रिलीज करने में। तो ये तो ऐसा मकाम है कि हर पाकिस्तान का सर जो है शर्म से झुक गया, आपका ये कहना है, आपका तज्जिया ये कहता है। शाहनवाज जदून साहब, खुशामदीद आपके प्रोग्राम में, और आसिफ बाजवा साहब आपको भी खुशामदीद कहूंगा। शाहनवाज जदून साहब, क्या कहेंगे, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आपकी गवर्नमेंट ने अददी बरतरी एक बार फिर साबित कर दी है और बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई है, क्या कहेंगे? लेकिन जो मुश्तरका इजलास था उसमें आज हाथापाई होते होते रह गई, बड़ी मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था सारी पार्लियामेंट, इस पर क्या कहेंगे आप? जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी समझी जाती है हमारे मईशत के लिए, तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। क्योंकि मुझे तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज अपोजिशन ने इस ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने के हक में मुखालिफ में उन्होंने वोट दिया है और उन्होंने मुखालफत की। यही हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो अपने रेमिटेंस भेजते हैं यहाँ और हमारा मुल्क चल रहा है, उनके पैसे तो इनको कबूल है।
लेकिन उन्हें वोट देने का हक इन्हें कबूल नहीं है। आज बिलावल साहब कह रहे थे कि पेरिस में रहने वाला, फ्रांस में रहने वाला यहाँ पर वोट कास्ट करेगा, तो बिलावल साहब फ्रांस में, लंदन में या यूके में या यूएई में रहने वाले के रेमिटेंस आपको मंजूर है, आपको कबूल है, लेकिन उनको वोट देने का हक आप देना नहीं चाहते हैं। जबकि सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी वही हैं, मुल्क के लिए वो जितना वो उनका दिल इस मुल्क के लिए धड़कता है, जितना इस मुल्क के लिए वो मेहनत करते हैं और इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इतना ये अपोजिशन वाले वो नहीं करते हैं। ये अपोजिशन वाले को अपनी अपोजिशन वाले उनको खाली अपने ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने शुरू से कहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इन्हें हम इंशाल्लाह वोट का हक देंगे और अपने फैसलों में इनको बाइख्तियार बनाएंगे ताकि वो वहां बैठ के भी पाकिस्तान के उसके फैसले कर सके। तो आज पूरी पाकिस्तानी आवाम के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो 90 लाख रजिस्टर है और मैं उनको उनके लिए खुशी का मकाम है और ये मौका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उन्हें दिया है। यही बात है कि इंशाल्लाह इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, क्योंकि इनको शिकस्त इसलिए नजर आ रही है कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोंस धांधली की तरह के तहत यहाँ अंदरूनी सिंध ये इलेक्शन जीतते हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून वहां पर दोंस धांधली करके और इलेक्शन जीतती हैं, क्योंकि 2013 में हमने भी कहा था कि इलेक्शन में धांधली हुई है, हम कोर्टों में गए हैं, हमने 126 दिन का धरना दिया है। 2018 में इन्होंने भी कहा है कि धांधली हुई है, जबकि सबसे ज्यादा 2018 के अंदर हमने पिटीशन फाइल किए थे धांधली के। आज अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ जाए, बायोमेट्रिक सिस्टम से इलेक्शन होंगे तो फेयर इलेक्शन होंगे। फेयर इलेक्शन होंगे, आप ये समझते हैं कि फिर फेयर इलेक्शन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहुत जरूरी है। बाजवा साहब, नून लीग का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, क्योंकि ये बात कर रहे हैं जदून साहब, ये कह रहे हैं जी जो समंदर पार पाकिस्तानी है जो ज़र मुबादला भेजते हैं तो पैसा तो कबूल है, वोट क्यों कबूल नहीं है आप लोगों को, क्यों आज मुखालफत की है? आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि 1-2 अमेंडमेंट्स हमने दी थी, लेकिन इसके बावजूद हम उसकी मुखालफत नहीं करते। मियां शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपने देख लिया, उनकी स्टेटमेंट चेक कर लें, उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज नहीं वहां पे कहा। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वोट क्यों नहीं दिया, अपोजिशन जाहिर एक तरफ थी, किसी बिल को भी मंजूर जाहिर है गवर्नमेंट कराने में कामयाब हो गई, सारे बिल तो वो वोट सारे इसलिए नहीं दिया कि इसमें जो अमेंडमेंट्स थी हमारी तरफ से उनको कंसीडर नहीं किया गया। और उसके बाद जो स्पीकर असेंबली थे उन्होंने मीटिंग कॉल की और मीटिंग कॉल करने के बाद कहा कि हम इसको मुखर भी करेंगे और इसके ऊपर जितनी बहस आप चाहेंगे आपके तमाम अरकान उसके पे बहस भी कर सकेंगे। और उसके अलावा जो आपकी तजावीज हैं, जो आपकी तरफ से कहते हैं कि ये शिकें निकाल दें और ये शिकें इनको प्लस माइनस कर दें, तो उस पे ऊपर भी बात की जाएगी। और इसका एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो उनके नॉन इलेक्टेड मशीर हैं कानून के, पार्लिमानी अमूर के बाबर रवान साहब, उन्होंने आज खुद भी वहां पे रिक्वेस्ट की कि हम इसको मुखर कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको मुखर नहीं किया गया। अच्छा, नहीं किया गया, लेकिन इस पे कलभूषण के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि शमा मुंशी कह रही है कि ये तो अच्छा नहीं किया इन्होंने। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह का कोई एक्ट या इस तरह की कोई स्टेटमेंट या इस तरह का कोई काम अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने या उनके दौरे हुकूमत में किया होता तो उनको कहते कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है और हमारे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा देते हैं, जो कि बहुत आसान है। लेकिन आज तो किसी शख्स ने नहीं कहा। जिस तरीके से ये कहते थे कि अगर डॉलर का 1 रुपया बढ़ता है ना, पाकिस्तानी रुपये 1 रुपया कम होता है, तो अरबों खरबों डॉलर जो है ना लोन बढ़ जाता है। लेकिन आज कभी किसी ने नहीं ये कहा कि एक शख्स के ऊपर कितना लोन बढ़ गया और पाकिस्तान का जो कर्जों की किस्त थी वो कितने अरबों खरबों डॉलर बढ़ गई। इसको समझने में या तो ये तो बाजवा साहब, जदून साहब, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि ये बड़ा अहम था खासतौर पर कलभूषण के हवाले से, सर्टिफाइड दहशतगर्द है जो पकड़ा हुआ है, उसके हवाले से आज बिल पेश किया गया। अर्ज करना चाहता हूँ कि इंडिया जो है वो इनकी बात तक सुनना नहीं चाहता, इंडिया आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। आपकी आपको हर महाज पे इंडिया से शिकस्त खानी पड़ी,
आपने कश्मीर का सौदा भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं। अच्छा, ये कश्मीर का सौदा सर, ये इस तरह की बात, देखिए इस तरह की बात जब भी की जाती है वो सिर्फ बयानात की हद तक है, क्योंकि सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई, शहबाज शरीफ साहब तो गए उसमें, वहां जाके ये मामला उन्होंने कभी नहीं उठाया, ना कहा है कि कश्मीर का सौदा हो गया है। जदौन साहब, ये इस मसले पर मैं चाहूंगा आप भी राय दें कि ये जो बिल पेश किया, आज बहुत सारे बिल थे, उसमें एक कलभूषण के हवाले से बिल भी था, तो ये क्या जरूरी था आज पेश करना? और दूसरा, अपोजिशन ने ये कहा कि 19 तारीख से पहले क्यों इमरजेंसी में इजलास बुलाया गया? देखिए, इमरजेंसी में कोई इजलास नहीं बुलाया गया था। सबसे पहले पूरी तैयारी हुई थी। अगर इमरजेंसी में इजलास बुलाया था तो अपोजिशन ने अपने लोगों की जो आउट ऑफ कंट्री थे उनको वापस बुला के, इनको कैसे पता था? ये तो पहले से तैयारी थी। इनको बाकायदा हमने लेटर लिखा, स्पीकर असद कैसर साहब ने इनको लेटर लिखा, इन्होंने भी अपनी तैयारी की, हमने भी अपनी तैयारी की, हम इनके साथ बैठे रहे। दूसरी बात है कि मेरा भाई कह रहा है, देखो मेरा भाई बड़ा नादान है, हमने यहाँ मोदी को बगैर वीजे के नहीं बुलाया, हमने यहाँ जंदाल और उनको नहीं बुलाया, हम पार्लियामेंट में लेके आए इंटरनेशनल, उसके तहत उन्होंने कहा कि कानून बनाए और उनको अपील का हक दे, तो हम कानून उसमें पार्लियामेंट में ले आए, पार्लियामेंट सुपीरियर है, हम वहाँ लेके आए उनको। हम एक मौका देना चाहते उनको कि भाई अगर उसमें कि अगर वो बेगुनाह है या जासूस हो नहीं था तो कोर्ट की उसके वो देना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं। हम तो पहले उनको कह रहे थे कि भाई आप करें कोई अपील। दूसरी बात ये है कि नहीं तो सर, नहीं ये आए हैं, जंदाल भी आया है, मोदी भी आया है, और जिस तरह आए वो सबके सामने जदौन साहब, लेकिन इस पर एतराज कर रहे हैं। इसमें मैं चाहता हूँ कि तहसीन आबदी साहिब आप भी रिप्लाई कीजिए कि आज जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गवर्नमेंट फिर अपनी अददी बरतरी तो एक बार फिर कामयाब हो गई है साबित करने में, जबकि कहा ही जा रहा था कि शायद उनके मेंबरान जो हैं खुश नहीं है, महंगाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, हुकूमत नाकाम हो गई और देख लीजिएगा वहाँ इतने लोग मौजूद नहीं होंगे। लेकिन आज हमने देखा कि हुकूमत ने एक बार फिर बरतरी साबित की है। जी तहसीन। अच्छा, इस पर शमा मुंशी साहब आप क्या कहेंगी कि आज जो इस तरह इन्होंने कहा कि जनाब हमने एक हक दिया है उसको आलमी अदालत के हवाले से कुलभूषण यादव पर, जिस तरह आपका मौक़िफ़ आया है, बाकी वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समंदर पाकिस्तानी को वोट का हक, इस पर आप क्या कहती हैं कि जी ये अच्छा हुआ ये दोनों चीज़ें मंजूर हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होनी चाहिए और समंदर पाकिस्तानियों को हक मिलना चाहिए था? देखिए जी, इमरान खान साहब की जो 3.5 साल की कारकर्दगी है, सिफर बटा सफर, तो उसके बाद इमरान खान की साहब जिस तरह से यूटर्न्स लेते हैं अपने हर मौक़िफ़ पर, और 126 दिन जो है आपने रेड जोन में बैठ के जो बड़े बड़े दावे किए थे कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ी होती है तो आपका वजीर आज़म चोर होता है, या अगर जो है आम जो अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा आता है तो आपको वजीर आज़म करप्टेड है। तो वो सारी चीज़ों से उनका वजीर आज़म साहब का यूटर्न लेना और फिर जिस तरह से अवाम के साथ खिलवाड़ किया गया और रिलीफ पैकेज के नाम पे जो है अवाम को ये मज़दा सुनाया गया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा और तेल की कीमतों में इजाफा होगा, आलमी मंडी में ये है, आलमी मंडी में वो है, और IMF की शराइत के आगे जिस तरह से हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज किया है, तो उसके बाद हम इमरान खान साहब की हर नियत पे, हर अल्फाज पे, हर चीज़ पे शक करते हैं। और ऑफ कोर्स इसी को मैं यही कहूंगी कि आज जिस तरह से बुलडोज किया गया पार्लियामेंट के इजलास को, और जिस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के उसको जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया लॉ को, तो वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इससे जो है इलेक्शंस में हमारा ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस को बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और आप ये लिख कर रख लीजिए आज की तारीख के साथ कि अब जो पाकिस्तान में अब आने वाले वक्तों में जो इलेक्शंस होंगे वो सियाह तरीन बाप होगा पाकिस्तान का। आपको लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है क्योंकि बिल्कुल ये टैंपरिंग करेगी, ये आप जिसके हाथ में होगी वो इजीली उसको टैंपर कर सकेगा। और इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं तहसीन आबदी साहब आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में क्या कहेंगी आज जो कुछ भी हुआ है पार्लियामेंट में, इस हवाले से मैं चाहता हूँ आपका मौके भी सामने लाऊं, क्योंकि शाहनवाज जदौन साहब मौजूद हैं, मेंबर सिंध असम्बली हैं PTI के। उन्होंने कहा है कि जी देखिए समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का हक अगर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। 90 लाख तकरीबन लोग हैं ऐसे जो पाकिस्तान से बाहर हैं और ज़रिए मुबादला भेजते हैं पाकिस्तान, तो वो तो काबिल कबूल होता है उनका पैसा यहाँ, लेकिन वोट को क्यों अपोजिशन ने आज वोट नहीं किया? अली मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? जी तहसीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बयान दिया है आज
कि ओवरसीज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे भाई बहन हैं, अगर वो इस इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं हमें उससे भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप देखें, इट डजंट मेक एनी सेंस कि एक पेरिस में बैठा हुआ बंदा जो वोट डाल रहा है वो सिबी में वोट पड़ रहा है, या वो लड़काना में वोट पड़ रहा है, या वो पंजाब के किसी शहर में वोट पड़ रहा है। एक प्रोसेस है हमारा, जैसे कश्मीर के इलेक्शंस होते हैं कि एक सेपरेट प्रोसेस होता है, उससे वो इलेक्टोरल जो है प्रोसेस का पार्ट बनते हैं। हमने सिर्फ ये वाली बात की है। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि खान साहब की काबीना किसको फायदा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के जो है वो जो है इस तरह के रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं, इस तरह की धांधली के नहीं। जराए लेके आना चाहते हैं। मसला ये है कि जिस तरह शाहनवाज जदून बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है जी, आप दोनों पार्टियां, नून लीग या पीपल्स पार्टी, तस्लीम कर रहे हैं कि समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहिए, तो फिर आज वोट क्यों नहीं किया? देखिए, हम कह रहे हैं कि इसका प्रोसेस ठीक होना चाहिए। हम अच्छा, प्रोसेस में एतराज है आपको? प्रोसेस में एतराज है हमें कि समंदर, जैसे कश्मीर के इलेक्शंस होते हैं अली, आप देखें कि अलग से उनके जो है वो कैंडिडेट्स भी होते हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर भी अलग होता है, वो तमाम चीजें अलग होती हैं। आपने भी देखी होंगी कि किस तरह के उनके इलेक्शंस होते हैं। तो उस तरीके के इलेक्शंस हो, अगर उस तरह के एक सेपरेट वोटिंग हो उनको जो जनरल इलेक्शंस हैं जिसमें पाकिस्तानी। अच्छा, इसमें तहसीन एक सवाल जो यहाँ जो बनता है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये बयान है कि आपके चेयरमैन का, कि आज से ही अगला इलेक्शन हम नहीं मानते, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ये जो बिल मंजूर हुए हैं उसके बाद फौरी तौर पर इनका जो बयान सामने आया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उन्होंने कहा जी आज से ही मैं अगला इलेक्शन नहीं मानता अगर इस तरह कराया गया तो। देखिए अली, इस आज के दिन तारीख की बदतरीन पार्लियामान की तौहीन की गई है, बदतरीन तौहीन की गई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कि आपने नंबर्स को रिजेक्ट कर दिया। आपकी एक बहुत स्ट्रेंथ है अपोजिशन की, आपने उनसे मशवरा तक करने की जहमत नहीं की और आप अपनी मर्जी के बिल्स ले आए। देखिए, जो पार्लियामान में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जैसे चेयरमैन ने भी बात की कि वो काम नहीं करती, यहाँ आप 22-23 करोड़ अवाम पे तमाम पोलिंग स्टेशंस में इतने बड़े मुल्क में आपको लगता है कि वो वोटिंग मशीन जो है वो काम करेगी? आपका आरटीएस बैठ गया था लास्ट टाइम, अगर ये वोटिंग मशीन बैठ गई, क्योंकि करोड़ों रुपए आपके खर्च होते हैं इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन कराने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, मशीनें खरीदने में 4 लाख से ज्यादा मशीनें खरीदी जाएंगी। जदौन साहब, ये जो इतराजात थे तो सर ये तो पहले दिन मना कर दिया, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मना किया है कि हम तो आज से ही नहीं मान रहे अगला इलेक्शन को। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के गए भी वहां पर, अभी तो जाहिर अपोजिशन ने कहा हम चैलेंज भी करेंगे इसको अदालतों में, अगर वहां भी आपके हक में फैसला आ जाता है तो 37 एतराजात किए थे इलेक्शन कमीशन ने, वो भी हैं। उन तमाम के बावजूद भी अगर आप कराने में कामयाब होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अगला इलेक्शन, तो अपोजिशन तो अभी से कह रही है हम नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा सर? जी शाहनवाज जदून साहब। अच्छा, ये सवाल मैं चाहूंगा आसिफ बाजवा साहब, आप इसका रिप्लाई कर दीजिए कि अभी से आप लोगों ने इनकार कर दिया, अब जाहिर है अगर ये आप अदालतों में जाते हैं और अदालतों से भी गवर्नमेंट के हक में फैसला आ जाए बिलफर्ज, तो फिर क्या होगा? और फिर उस वक्त गुजारिश ये है कि ये जो इस तरह का बिल पास किया गया है, इसके लिए उनको चाहिए था कि अपोजिशन के साथ इस मामले को कमेटी में लेके जाते और उसके बाद वहां से इस हाउस में ओपन जो है ना वो बहस होती, और जो अपोजिशन ने जितनी तजावीज दी थी इनको वो जेर बहस लाते, और अगर वो काबिल कबूल थी तो उनको उसमें ऐड कर लेते। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो पीटीए की हुकूमत है, वो चूंकि इस वक्त किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। ये देखें, क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स किसी एक ही चीज का नाम है जिसका नाम ईवीएम मशीन है? आप जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जी पेट्रोल की कीमत जो है वो खित्ते में पाकिस्तान की सबसे कम है, हालांकि ये भी झूठ बोलते हैं। अब मुझे ये बता दें कि खित्ते में किस मुल्क में ईवीएम चल रही है? क्या इंडिया में चल रही है, श्रीलंका में चल रही है, भूटान में चल रही है, बांग्लादेश में चल रही है? सर, इंडिया की कुछ रियासतों में जरूर चली है और वहां भी जाहिर है शिकायत बहुत ज्यादा आई है, लेकिन इसमें जदून साहब आप क्या कहेंगे? ये जो बात कर रहे हैं कि हम तो चैलेंज करेंगे अदालतों में, और चल रही ये धांधली का एक जदून साहब है। जी ये सर क्या कहेंगे? क्योंकि अपोजिशन ने तो आज से ही मना कर दिया कि अगला इलेक्शन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कहा है कि हम आज से ही नहीं मानते थे अगला इलेक्शन को। देखिए, बात है ना, ये तो इनका कानूनी हक है, ये जहां जाना चाहे अदालतों में, कोर्ट में ले, तो ये इनका कानूनी हक है। लेकिन मैं अपने भाई को बता देना चाहता हूं कि हमारे करीबी मुल्क इंडिया में इसी मशीनों के तहत इलेक्शन होते हैं। श्रीलंका के अंदर हुए हैं, इसी मशीनों के तहत हुए हैं।
हमने तो इनको 3 महीने से बोल रहे हैं कि आए बैठे हैं, अगर कोई वो है तो ले आए, अपने तजावीज लेके आए, लेकिन इन्होंने तो बस एक जिद पकड़ी हुई थी कि नहीं ये बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई, ये हमें मंजूर नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये लोग आदी हैं अपने एम्पायर मिला के अपने साथ। इमरान खान जब क्रिकेट के मैदान में आया तो वो न्यूट्रल एम्पायर लेके आया। अब इंशाल्लाह इलेक्शन के मैदान में भी ये इलेक्शन जाहिर है अगला इलेक्शन न्यूट्रल से सर लेकिन कम से कम ये मानेंगे कि इमरान खान एक बेहतरीन सिस्टम लेके आए हैं। और शाहनवाज जदौन साहब, आप कह रहे हैं एम्पायर लेकर आए, न्यूट्रल, बहुत सी बात है क्रिकेट में इमरान खान साहब लाए थे। अब अगर एम्पायर नहीं लेकर आए खान साहब तो सर ये फिर आज क्यों कहा आमिर लियाकत साहब ने, आपके एमएनए हैं, कि मैं आया नहीं लाया गया हूँ? नहीं, वो तो मजाकन उसने कहा, उसने कोई वो मजाकन कहा कि अच्छा, ये मजाक हो गया सर। एक और बात सर, एक और जा रहा था वो, कोई किसी ने मजाक उसने कहा है कि भाई मैं। अच्छा, साहब ने सवाल किया था, मजाक तो नहीं था। चले इस पे कोई रहने देते हैं। एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ, आपके इत्तेहादी काफ लीग और एमक्यूएम सर वो 5-6 दिन हो गए थे मुसलसल इनकारी थे इस बात से कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सर रात में क्या हुआ ऐसा? नहीं, देखिए वो फौरी तौर पे मान भी गए, उन्होंने वोट भी कर दिया। बात ये है कि हम उनके साथ बैठे, उनके कोई उसमें थे खदशात, हमने दूर किए ना उनको। हम तो अपोजिशन को भी बोल रहे थे, एमक्यूएम के सेनेटर फरोग नसीम साहब ने बिल बनाया था, फिर खदशात क्या थे? देखिए बात ये ना कि हम तो इनको भी बोल रहे थे, हमने तो बाकायदा स्पीकर असद कैसर साहब ने इनको लेटर के थ्रू कहा है कि आप आए बैठे हमारे साथ, कोई अच्छी तजावीज है आपकी तो आप लेके आए। लेकिन ये तो खाली वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए थे। आज अभी ये मेरा भाई कह रहा है कि भाई शहबाज शरीफ साहब ने इनका वो मुखालफत नहीं की। असम्बली के फ्लोर पे उसने ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट की मुखालफत की। मेरे भाई असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके जब स्पीकर ने कहा कि जो अगर हक में तो राइट साइड पे चले जाए, अगर मुखालफत में तो उस पे चले जाए, तो इन्होंने तो वहां मुखालफत की। ये तो वो वही वाली हिसाब है कि आधा तीतर आधा बटेर। अच्छा, दोनों तरफ खेल रहे हैं जी। शहबाज शरीफ साहब खड़े होके कहते हैं, इकबाल साहब खड़े होके कहते हैं कि भाई लंदन में रहने वाले को पाकिस्तान के क्या पता। एहसन इकबाल साहब जो लंदन में रहता है उसको आपके सियालकोट, आपके नारवाल और वहाँ उससे आपसे ज्यादा पता है, क्योंकि वो अपने लोगों से इन टच है, वो अपने लोगों से वो लेते हैं फीडबैक। 2 साल बाद अपने इलाके में आते हैं, वो अपने इलाके में देखते हैं कि मेरे इलाके में स्कूल का क्या हाल है, मेरे इलाके में अस्पताल का क्या हाल है। वो सारे अपने इलाके के मामलात से बखूबी वाकिफ है। लेकिन ये लोग, इनको डर है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो ज्यादातर सपोर्टर पीटीआई के हैं, अच्छा ये मसला है, इसकी मुखालफत। अच्छा ये मसला है बाजवा साहब कि आपको लगता है और पीपल्स पार्टी को भी कि बाहर सारे सपोर्टर ज्यादातर जो तादाद है वो पीटीआई वालों की है, तो ये ना हो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उनको भी इस तरह हक दे दिया गया ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का, तो फिर उन्होंने वोट देना है पीटीआई को और पीटीआई फिर दोबारा बरसे इख्तियार ना आ जाए। इसका जवाब मैं लूंगा। और एक और बड़ा अहम बयान मुराद अली शाह साहब ने दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जाने का वक्त आ गया है, इनका वक्त कम रह गया है, उनकी कारकर्दगी कुछ नहीं है। इसका भी मैं जवाब लूंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मैं चाहूँगा पहले कि मुराद अली शाह साहब का ये बयान शमा आपके सामने रखता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जाने का वक्त आ गया है, इनका वक्त कम रह गया है, कारकर्दगी कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी सिंध में पीपल्स पार्टी कारकर्दगी भी कुछ नहीं है, तो मुराद अली शाह साहब को इस तरह कम से कम तनकीद नहीं करनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म पर। आप क्या कहती हैं? जी, कारकर्दगी की बात है तो कारकर्दगी बेशक पीपल्स पार्टी की भी जीरो ही रही है। जीरो है सिंध में, मान रही हैं आप ये? बेशक वो तो आपके सामने ही। और अभी जो 2 केसेस में जोगियो साहब के और फहीमा सियाल साहिबा के, जिनको साथ लेके खड़ी थी, उसके बावजूद एमपीए ने के फादर उनको जो है शूट डाउन करते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी चीजें वही हैं। लेकिन आप ओवरऑल फेडरल लेवल पे जब वो बात कर रहे होते हैं तो आप फेडरल गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, काफी एक्सपेक्टेशंस होती है, और उस वक्त आपकी जो ना अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है प्रोविंशियल लेवल पे। तो अब ये आप फेडरल लेवल पे बात करें तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जो है परफॉर्मेंस बिल्कुल आपको जाती नजर आ रही है गवर्नमेंट, वो जिस तरह कह रहे हैं कि जाने वक्त आ गया है, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब तक कल तक
तो हम सब यही पाकिस्तानी जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंशाल्लाह ताला हमने इमरान खान साहब से बहुत जल्दी निजात पा लेनी है, क्योंकि तारीख की मैं आपको बिल्कुल खुल कर बोल रही हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे नाकाम तरीन वजीर आजम जो है वो इमरान खान इमरान खान को समझती हैं आप? बिल्कुल जो तहसीन, आप भी इस बात से तो आप भी मुत्तफिक होंगी कि नाकाम ये कह रही हैं, तो लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कारकर्दगी तो मुराद अली शाह साहब की भी सिफर है। देखिए, शमा ने जो बात की कि जो क्यू केस की जो बात की, अली आपके सामने भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि हम किसी मुजरिम की जो है वो सरपरस्ती नहीं कर रहे हैं। हमने बिल्कुल फ्री ट्रायल की इजाजत दी है। पीपल्स पार्टी के अगर किसी पर्दे वाहिद ने कोई जुर्म किया है और उसका ट्रायल होता है, वो सजा पाता है, तो पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी रही है, हम मजलूम के साथ खड़े। लेकिन उसके ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप पंजाब में KPK में, मैं आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जिसमें PTI के इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट थे, मर्डर्स में नॉमिनेट थे, किडनैपिंग में नॉमिनेट थे। किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई हो तो आप हमें बताएं। जहां हम अच्छा काम कर रहे हैं ना, उसको आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको एक्नॉलेज करें। मतलब अच्छा, जाने का वक्त किस तरह आ गया है? खान साहब किन बातों से लगता है कि जाने का वक्त आ गया है, उनके वक्त कम रह गया है? जुल्म हो रहा है। देखिए, अभी जोखियो साहब जो बातें कर रहे थे, मतलब पता नहीं वो इतनी नॉन सीरियस बातें नेशनल टीवी पे आके क्यों कर रहे थे, मुझे नहीं समझ आई। कि जी हमें पता है कि बाहर जो है वो हमारे सपोर्टर है। पाकिस्तान का तो सेंसस आप कर नहीं पाए ठीक तरह, बाहर का आपने सेंसस कर लिया, आपको पता है कि कितने पाकिस्तानी है, कितने आपके सपोर्टर्स हैं। मतलब मजाक वाली बातें आके। जैतून साहब, आपको ये बात कैसे पता है कि आपके लोग ज्यादा हैं? अच्छा, एक दावा है ये, तो आप भी कह सकती हैं। मैं ये बात कर रही हूँ, मतलब ये आप भी कह सकती हैं कि आपके लोग ज्यादा हैं बाहर। 3 साल से दावे ही तो सुन रहे हैं और सुन क्या रहे हैं हम, सिंबॉलिक बातें ही तो सुन रहे हैं और सुन क्या रहे हैं हम, सिवाय ड्रामेबाजियों के, सिवाय यू टर्न्स के, सिवाय झूठे नैरेटिव्स के, झूठे स्लोगन्स के। इसके नहीं, लेकिन जाने का वक्त किस तरह है ये समझाने में कामयाब नहीं होनी आप, क्योंकि देखिए आज भी अददी बर्तरी कामयाब हो गई साबित करने में गवर्नमेंट दोबारा। अब आप बताइए कि हम जो बात कर रहे थे कि जी शायद लोग नहीं किस तरह हुआ, हमें हमारी रिजर्वेशंस तो वोटिंग पर भी है, और फिर इनको जिस तरह 222 जो है वो वोट्स रिक्वायर्ड थे जो कि नहीं पड़े, वोट कम था लेकिन फिर भी उन्होंने वोटों की गिनती में भी मसला है। बाजवा साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? एग्जैक्टली, गिनती में वोट जो है हमें हमारे रिजर्वेशन इस पे भी है। मतलब रातों रात अच्छा, लेकिन दोनों से आपसे सवाल चेंज कर लेते हैं। तहसीन आपसे भी और बाजवा साहब आपसे भी कि आज अपोजिशन के भी 13-14 मेंबरान जो हैं गैर हाजिर थे, तो क्या समझा जाए कि जनाब कोई डील तो नहीं हो गई गवर्नमेंट से आपकी? बाजवा साहब पहले आप बता दीजिए। देखिए, मैं करता हूँ। बात ये है, पहली बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान की जो पार्लियामान है उसके जो अपोजिशन इरकान थे, क्या उनमें से किसी शख्स ने हुकूमत के हक में वोट किया? कतई तौर पे सर, ये हुकूमत के हक में ही तो है कि नहीं आए? नहीं सर, नहीं सर, एक कोई मेंबर बीमार होगा, 2 बीमार हो सकते हैं, बाकी कहाँ चले गए सर? और यही तहसीन आपसे भी, क्या यूसुफ तालपर साहब भी और नवीद कमर साहब भी नहीं आए? वहां पर सिंपल मुझसे कह रहे हैं आप सवाल? जी, मैं बाजवा साहब जवाब देते फिर आपकी तरफ आता हूँ। मैंने कहा आपके भी नवीद कमर साहब हैं सीनियर रहनुमा, और यूसुफ तालपर साहब, और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो आज नजर नहीं आए नून लीग के हवाले से। तो बाजवा साहब आप बताइए कि कहाँ थे लोग आपके? देखिए, बात यह है, मैं फिर अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान की जो पार्लियामान है उसमें जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनमें से एक भी ऑनरेबल मेंबर ने गवर्नमेंट के हक में वोट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, और गवर्नमेंट के जितने वोट थे उनका एक भी ज्यादा नहीं हुआ बल्कि एक कम था। जो लीगल रिक्वायरमेंट थी 222 वोट चाहिए थे, 222 उनको, लेकिन 7 या 8 जो अशखास थे जो नॉन इलेक्टेड पर्सन हैं, जो मुआवनीन खसूसी हैं, जो नॉन इलेक्टेड किया गया है। तो क्या ये गैर आईनी नहीं है? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये गैर इखलाकी नहीं है? ये 3-3 मरतबा वो कहते हैं 3-3 मरतबा गिनती हुई है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं जी गिना नहीं गया ठीक तरह से। देखिए, वो तो मौके पे सारा कुछ रिकॉर्ड पे, वो सारा कुछ रिकॉर्ड की बात है। ये सब बातें देखिए, जब इलेक्शन हुआ था सेनेट का, तो इन्होंने जो खुफिया कैमरे लगाए हुए थे, यकीनी तौर पे यहाँ पर भी सारा कुछ जो है ना वो वादे हो जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें क्लियर हो जाएंगी और साबित हो जाएगा कि इन्होंने जो वोट। अच्छा जी, ये तो अच्छा, चले इस तरफ आ जाए। ये बताएं आप दोनों। मैं चाहूंगा फिर शाहनवाज जदून साहब से पूछता हूँ कि अब अपोजिशन के पास एक तो ये बड़ा अहम था कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में टफ टाइम देंगे, चले जी वो तो गुजर गया।
अब क्या घर भेजने के लिए कौन सी हिकमत अमली होगी? बाजवा साहब, कुछ इस हवाले से आपके रहनुमाओं ने, लीडरान ने कुछ फैसला किया है, खासतौर पर बाहर जो बैठे हुए लंदन? जी बाजवा साहब। अच्छा चले, इस पर तहसीन आप बताइए कि आज से ही ऐलान कर दिया है कि अगला इलेक्शन हम नहीं मानते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो साफ कह दिया करने की, इलेक्शन को फेक करने की पूरी प्लानिंग नहीं, है। लेकिन तहसीन इलेक्शन निगरान गवर्नमेंट कराएगी, जाहिर पीटीआई वाले तो नहीं कराएंगे। देखिए इनकी तो क्यों लगता है आपको? अब कहाँ से सेटिंग्स होती हैं, कहाँ से डोरे हिलती हैं, कहाँ से सेलेक्ट हुए थे अली, हम तमाम लोग जानते हैं। अब तो बच्चा बच्चा जानता है ना, तो यकीनन मतलब ये तो उनसे ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के अच्छे नहीं है। पार्टी है, हम तो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, हम अवामी वोट पे बिलीव करते हैं, हम कहीं से सेलेक्ट होने आने पे हम बूटों पे बिलीव नहीं करते, हम बंदूकों पे बिलीव नहीं करते, हम अवामी मैंडेट पे बिलीव करते हैं। और हम अब भी यही बात कहेंगे कि प्योरली अवामी इलेक्शन हुए तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह विन करती है पूरे पाकिस्तान से। लेकिन जिस तरह इसका डेमो, इसका मतलब 133 जो इलेक्शन होने वाले लाहौर का, उसमें कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? हम हमारा काम जारी है अली। हमें बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह और बाई इलेक्शंस में हमारे अच्छे पॉजिटिव नताइज आए हैं, हमने विन किया है, इंशाल्लाह यहाँ पे भी हम करेंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो आप समझती हैं, क्यों पीटीआई तो वहाँ है ही नहीं, आपका मुकाबला नून लीग से। शमा मुंशी, क्या कहेंगे आप? ये जो अपोजिशन के हवाले से बात हो रही है, जाहिर है उनके अपने जो एतराज़ात हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो कामयाब हो चुकी बिल कामयाब पास कराने में। और अब जिस तरह मैंने कहा, टेस्ट केस अगर हम देखें पीपल्स पार्टी को सिंध से बाहर, तो ये इलेक्शन जो है बड़ा अहम है 133 का लाहौर में जो होगा। तो लगता है आपको टफ टाइम होगा वहाँ नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी देगी? मेरे ख्याल में देखिए, पंजाब की तरफ तो मुस्लिम लीग नून ही क्लीन स्वीप करेगी और इसमें दो राय नहीं है कि पंजाब और इवन पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सपोर्टर्स हैं और क्लीन स्वीप करने की हमेशा पोजीशन में रही है मुस्लिम लीग नून। और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून बहुत क्लियर, बहुत स्विफ्टली वहाँ से क्लीन स्वीप करने वाली है। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है इलेक्शन के रिजल्ट के हवाले से, तो वो हमें इसको सिंध, अंदरूनी सिंध और इवन हमने अभी इसको कराची में भी परफॉर्म करते हुए देखा है, सीट्स लेते देखा है। लेकिन मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के दीगर सूबों में और बिलखुसूस जो है पंजाब की तरफ जो है वो किसी तरह का वो कोई सेटबैक देने को तैयार के लिए। आपको लगता है कि वहाँ कोई सरप्राइज नहीं होगा? नहीं, कोई सरप्राइज नहीं होगा। बहुत आराम से जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो विन कर जाएगी, विन कर सकती है। अच्छा जदौन साहब, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए जाहिर है आज तो आपने सेनेट और कौमी में तो बर्तरी हासिल कर ली, तो सिंध के हवाले से कुछ सोचा आप लोगों ने? क्योंकि आप कहते हैं जी यहाँ कारकर्दगी कुछ नहीं है, यहाँ भी हम तब्दीली लाएंगे। देखे मेरे भाई, मेरी बहन अभी बोल रही थी, कल ही का इजलास था सिंध असम्बली का, नाज़िम जोकियो और फहमीदा सेहाल, उनके लिए हमने करारदाद डाली थी। ये जो जमहूरियत की चैंपियन बन रहे हैं और कहते हैं हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हमारी करारदाद को इन्होंने लाने नहीं दिया वहाँ असम्बली की फ्लोर पे। अच्छा। हमने एक हफ्ता पहले जो ये करारदाद जमा करवाई थी और ये कह रहे कि हम जमहूरियत की चैंपियन हैं। दूसरी बात ये है कि 13 साल ये कह रहे पीटीआई की 3 साल। मेरी बहन, मैं आपको बता दूं कि ये 14वां साल है यहाँ आपका सिंध के अंदर। आप आ जाए अली भाई, कैमरा लेके आप साफी, आपसे कोई चीज छुपी हुई तो नहीं है ना जी। आप जाए, एक फर्नीचर जो स्कूल का फर्नीचर है 29 हजार रुपए का ये खरीद रहा है। इससे बड़ी करप्शन क्या है? अरबों रुपए की गंदम इन्होंने चोरी कर दी है गोदामों से। यहाँ स्कूलों में जाए, इनके औताक बने हुए हैं। इंशाल्लाह हम इनको बताते हैं कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमने सफाया किया है, 2023 के अंदर सिंध में भी पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी इंशाल्लाह। और यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमपी सीएम आएगा। और जिस तरह केपीके के अंदर हमने डिलीवर किया और वहाँ केपीके के अंदर हमने तालीमी निजाम बेहतर बनाया है, सिंध में भी यही करेंगे आप। 2023 का इलेक्शन जीतने वाले हैं। जदौन साहब फरमा रहे हैं, तहसीन आबदी साहिबा क्या कहेंगे जो इल्जामात हैं खासतौर पर गंदम और इस तरह की चीजें जो एजुकेशन के हवाले से उन्होंने बात की? मैं जदून साहब की इंफॉर्मेशन करेक्ट करा दूं, आपने किसी को भी, ना पीएमएलएन को, ना पीपल्स पार्टी को, ना किसी और जमात को कहीं भी शिकस्त दी है। आपको सेलेक्ट करके लाया गया है। ये बात आप जितनी
3 साल हो गए, अब भी आप मानने को तैयार नहीं है, जबकि सब लोग मान चुके हैं, बच्चा बच्चा मान चुका है। तो आप किसी को शिकस्त नहीं दे सकते। बाई इलेक्शंस इसका बहुत वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान में जितने बाई इलेक्शंस हुए उसमें जितनी बुरी तरह आपको नाकामी हुई है ना, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें अब भी नेशनल टीवी पे आते हुए करते हुए। आप रही बात परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं गंदम की, चीनी की, अली मैं पहले भी ये बात कोट कर चुकी हूँ प्रोग्राम्स में कि चीनी की जो प्रोडक्शन है ना, जो ग्रो है उसकी, वो 70% जो है वो पंजाब और केपीके में होती है। किसकी गवर्नमेंट है वहां पे, किसका कसूर है ज्यादा? सिंध में तो भाई 30% है ना। फिर वहां पे आपके, क्योंकि आपके ATM मशीन से जहांगीर तरीन साहब के नाम आए हुए हैं, खुसरो बख्तियार के भाई का नाम आया हुआ है कि किस तरह जी जदून साहब, ये इल्जामात तो हैं आप लोगों के गुजरा पर, खुसरो बख्तियार हो जी, अनवर मजीद सारा डील कर रहे हैं, सब कुछ अनवर मजीद कर रहे हैं, ओमनी ग्रुप कर रहे हैं। मेरी बहन, आपको सिंध के अंदर 13 साल हो गए, आपको कोई एक कारनामा बताए कि सिंध के अंदर आपने किया हो? आपने 10,000 बसों का वादा किया था, कराची के अंदर 10 बसों का आप बता दे कि अगर आपने सिंध के रोडों पर 10 बसें लाई हैं, आप बताएं ना, कौम को बताएं ना। मुझे अली पूरा रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा। इनके पास 3 साल का बड़ा टाइम हो गया, जो मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है ना सिंध गवर्नमेंट पे। मतलब इनको अपनी नाअहलियों से बचने का एक ही तरीका नजर आता है, या तो PMLN पे डाल दें या फिर सिंध गवर्नमेंट में डाल दें। सिंध से ज्यादा ये दोस्ती मेरी बहन अली, इनसे पूछे ना कि सिंध में एक कारनामा बताएं। अच्छा, वो कारनामे पूछ रहे हैं, तहसीन पूछ रहे हैं, इन्होंने ये किया हो। चले बताएं, तहसीन बता दें क्या कुछ किया, बता दें। मैंने उनकी बात, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, क्या कुछ किया है? इसीलिए क्योंकि सिंध ने इनको मैंडेट नहीं दिया। बाकी जगहों पे तो इनको जिस तरह लेके मैंडेट तो किसी ने भी नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है। जी जदून साहब, कह रही मैंडेट किस तरह मिलेगा आपको? सिंध वालों ने तादाद तो बढ़ा ली इन्होंने, पीपल्स पार्टी की सीट बढ़ गई। इनसे पूछ ले 10,000 बसों का इन्होंने वादा किया था, कल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर 13 साल बाद कह रहे कि 250 बसें लाएंगे। हमने कहा है कि आप 10,000 से 250 पे आ गए, 250 से आप 2.5 बसों पे आएंगे। आप सर वादों पे अगर आ जाए ना, आपके खान साहब ने कहा था IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। आप बता दें, मैं तो 100 वादे आपको गिनवा सकता हूँ। इमरान खान साहब ने जो किया 100 काम गिनवा सकता हूँ। आप अपने एक काम तो गिनवाए ना यार, 13 साल का एक काम हमें बताए ना मेरी बहन। अली, मैं अली को जवाब दूं, मैं एंकर को जवाब दूंगी। आपको मेरी बहन एक काम तो बताए ना, कौम को एक काम तो बताए कि सिंध के अंदर आपने एक कारनामा तो बताए, कोई एक अच्छा काम बता दे कि आप कहें कि हमने ये काम किया। सुन तो ले, आपके पूरे KPK से ना जहाँ हुकूमत है, आपके पूरे पंजाब से जहाँ हुकूमत है, इलाज कराने लोग सिंध आते हैं। NICVD बता दिया एक। चले जी, ये तो जदून साहब अब तो मुतमईन हो गए, आप तो काम कर लेते हैं। आप कुछ भी नहीं किया आपने। जदून साहब मुतमईन हो गए अब? बाजवा साहब, अब आप भी बताएं, बुजदार साहब ने वहाँ कुछ किया नहीं किया? बाजवा साहब, नजर आ रहा है आपको? देखिए, बुजदार साहब ने ये जरूर किया है काम कि उन्होंने जहां जहां पर मियां शहबाज शरीफ साहब के बोर्ड लगे हुए थे, जहां जहां जिन चीजों की इनागुरेशन उन्होंने की थी, उनके वहां बोर्ड उठवा के कटवा के अपनी तख्तियां लगवाना शुरू कर दी हैं। ये काम किया है। और इन्होंने ये काम किया है कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो लोगों को फ्री जाते थे हॉस्पिटल्स में, कोई पर्ची फीस नहीं थी, किसी किस्म के टेस्टों की कोई फीस नहीं थी। जो हार्ट पेशेंट थे, जो पेशेंट थे गुर्दों के, अमराज के, उनको उनके घरों में दवाइयाँ मिलती थी। अब जो प्राइवेटली अगर आप टेस्ट कराएंगे तो वो 200 रुपए में होगा, अगर आप सिविल हॉस्पिटल से कराएंगे तो वो 400 रुपए में होगा। इन्होंने कहा था कि हम एजुकेशन में बेहतरी करेंगे। मुझे ये बताएं कि इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, कितने नए, इन्होंने कहा था हम हेल्थ में बेहतरी करेंगे, कितने नए डॉक्टर भर्ती किए, कितने नए। चले जी, ये तो है। मैं चाहता हूँ आखिर में ये जरूर बताइए बाजवा साहब, ताकि मैं जदौन साहब से पूछ सकूं, आप भी और तहसीन आबदी साहिबा आप भी, कि PTI पहले दिन से वेंटिलेटर पर थी, अब इख्तिदाम के नजदीक है। ये कहा है मरीम नवाज साहिबा ने। मुराद अली शाह साहब को भी जाती नजर आ रही है गवर्नमेंट, आप लोगों को भी जाती हुई नजर आ रही है सर, लेकिन असम्बली में हम देखते हैं तो वोट पूरे हैं उनके। देखिए, वोट पूरे का मतलब वेंटिलेटर का मतलब है कि ये बहुत कमजोर फुटिंग पे है। और इस बात का एक बयान सबूत जो है वो आज जो कराची के सर, गवर्नमेंट कमजोर है या अपोजिशन कमजोर है? जो अपोजिशन कमजोर है, जो गवर्नमेंट को अब तक जो है टफ टाइम नहीं दे सकी। अपोजिशन मुंतशिर है क्योंकि PDM से बाहर आ चुकी पीपल्स पार्टी, वापस नहीं जा रही पीपल्स पार्टी, और आप मुश्तरका तौर पर जदोजहद असेंबली में कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे। मैं अर्ज करता हूँ, टफ टाइम का मतलब ये है कि जब से इन्होंने ये बिल पास कराने की कोशिश की तो इनकी इत्तेहादी जमातें इनका साथ छोड़ गई। इन्होंने आज वोट दे दिया है सर, साथ कहाँ छोड़ गई? आज वोट दे दिया सबने। गवर्नमेंट ब्लैकमेल हुई,
उनके जायज नजायज काम माने, उनको लालच दिए गए, उनको फंड के लालच दिए गए, उनको जॉब्स के लालच दिए गए, उनकी दीगर गैर कानूनी शराइत मानी गई है। अच्छा, ये चीजें गैर कानूनी शराइत भी है। जदून साहब, क्या इस तरह की चीजें सामने आई हैं आपके इल्म में है? अली भाई मेरा भाई, ये जो बाजवा साहब बोल रहे हैं ना, कोई ब्लैकमेल नहीं हुए। अपोजिशन वाले हमसे एनआरओ मांग रहे थे कि भाई आप हमें एनआरओ दे दे, हम इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे भी और ओवरसीज पाकिस्तानी पे आपको सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात है कि मैं अपने भाई से पूछता हूं कि एपीडीएम जो 75 पार्टियों का एक वो टोला है, वो मिल के भी 1000 लोग कहीं नहीं निकाल सकते हैं। इससे अंदाजा लगाए कि पाकिस्तानी अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ये उनको पाकिस्तानी अवाम को पता लगे कि आज ये मुल्क यहां तक पहुंचा है तो इनकी वजह से आज इनकी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, ये सियासत यहां करते हैं। इनसे पूछ ले बाजवा साहब से कि भाई एक साहब आपके कायद यहां से दवाई के बहाने गए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए। उनको तो भाई वो यहाँ तो फेस ही नहीं कर सकते हैं। जी तहसीन, जाते जाते क्या कहेंगे? ये बात कर रहे हैं शाहनवाज जदून साहब। अपने एम्पायर जी तहसीन, और इलेक्शन जीत जाऊं। जी तहसीन, ये जो एनआरओ की बात कर रहे हैं पीएमएलएन को देने की, इन्होंने तो चले पीएमएलएन वाले फिर भी अपने पाकिस्तानी थे ना, अपने भाई थे। इन्होंने इंडिया के जासूस जो है कुलभूषण यादव को एनआरओ दे दिया। मतलब इससे ज्यादा घटिया हरकत और क्या हो सकती है अली? मतलब किस किस तरह ये शब खून मारेंगे, किस किस तरह ये पाकिस्तानी आवाम से बदला लेंगे, किस किस तरह क्या कहेंगी? ये मुत्तफिक है इस बात से तहसीन, क्या आप लेंगे? राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है कि जितनी नाअहल हुकूमत है उससे ज्यादा नाअहल अपोजिशन है। 2018 की अपोजिशन हमारे लिए बहुत ज्यादा मायूसी का सबब बनी है। अच्छा, अपोजिशन से भी आप मुतमिन नहीं है? आप समझती हैं कि इन्होंने भी जिस तरह अपोजिशन का किरदार होना चाहिए वादा करने में नाकाम है? हिम्मत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान के अवाम पर इस तरह मुसल्लत होकर महंगाई का जो है नंगा नाच नचाती। तो ये जो है इसमें पूरी बराबर में अपोजिशन को जी तहसीन जवाब दे दीजिए, फिर खत्म करूं मैं। जो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं उनको कॉम्प्रोमाइज इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं नहीं जानती शमा किस पार्टी से है, मैं नहीं जानती, लेकिन इनको बड़ी रियलिटी बेस्ड बातें करनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करनी चाहिए। तजज़ियाकार के तौर पे वो सामने है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल सामने है। देखिए बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने है, बिल्कुल फैक्ट्स एंड बिल्कुल सामने है, बिल्कुल। जी जी, तो मैं भी ये बोलूँ कि ये फैक्ट्स एंड बिल्कुल सामने, अगर इसको जो है इस तरह से नहीं किया जाता कॉम्प्रोमाइज, अगर अपोजिशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, अपोजिशन कॉम्प्रोमाइज ना करी, अगर अपोजिशन कॉम्प्रोमाइज ना करती पाकिस्तान का ये हाल ना होता, बिल्कुल पाकिस्तान का हाल ये ना होता, बिल्कुल ये हाल नहीं होता। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, तहसीन आबिद साहिबा, शाहनवाज जदून साहब, शमा मुंशी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। हमने बात की आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से। हुकूमत एक बार फिर अपनी अददी बरतरी साबित करने में कामयाब हो गई है। गो के मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट में जो मंजूर किए गए कवानीन हैं, जो बिल मंजूर किए गए थे, उनको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मरने के बाद